अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे बेकाबू इश्क, जिसके राइटर हैं हुरैन फातिमा। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हेरपी को जान, तुम्हारे अंदर चिड़िया जितनी है, तुम्हारी जान चिड़िया जितनी है और बातें ऐसे करती हो जैसे कोई किला फतह कर लोगी। इस तरह ने इसकी नाजुक सी जान पर तंज किया। आप जैसे छोटे इंसान से शादी करना कोई किला फतह करने से ज्यादा बढ़ के है। वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, फट से जवाब दिया गया। तो फिर तुम इनाम की हकदार तो हो, तुम्हें इनाम देना चाहिए। वो इसके होंठों पर अपना अंगूठा रब करते मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई इनाम। वो इसे एक बार फिर से खुद पर झुकता देकर बीच में ही रुक गई। डरपोक स्वीटी, इस आने से डरता देकर कह लगाया, एक दफा यहां से बाहर सुकून से निकल जाऊं, फिर बताऊंगी कौन डरपोक है कौन नहीं। इसे अपने दिल में ही सोचा। अब मेरे खिलाफ दिमाग में कौन सी प्लानिंग कर रही हो। इसने रीबा की सोचों में गुम देख कर पूछा। कुछ भी तो नहीं, बस फ्रेश होने के बारे में सोच रही हूँ। इसने जल्दी से बात बनाई। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ। वो नरमी से इसको होंठों को छूता इसे आजाद करते हुए बोला। इसके आजाद करने की देर थी वो जिन की तरह वहां से गायब हुई होती वॉशरूम में बंद हो गई। पीछे से यजदान का कहका जानदार था। वो फ्रेश होकर बाहर जा चुकी थी और अब यजदान भी फ्रेश होकर बाहर निकला था। छवि से बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से बेड पर टॉवल फेंकता बाहर भागा। पता नहीं बाहर क्या हुआ हो। अरीबा बाहर बैठी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। वो इतनी ऊंची आवाज में रो रही थी कि सब घर वालों को अपने इर्द गिर्द जमा कर चुकी थी। अरीबा क्या हुआ है, ऐसे रो क्यों रही हो। खुदा इसके पास बैठ के इसे कंधों से थामे इससे रोने की वजह पूछ रही थी। वो वो तुम्हारे भाई ने बा वो पीछे से बीच में अल्फाज छोड़कर रोने लगी थी। भाई, आपने रिबा को कुछ कहा है? आपने इसे डांटा तो नहीं है? उठकर अपने भाई के पास जाकर इससे रोने की वजह पूछने लगी, जो खुद भी मुंह खोले से रोता हुआ देख रहा था। अरे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। गिसान ने जल्दी से सफाई पेश की। फिर क्या हुआ इसे जो वह इतनी बेरहमी से रो रही है। खुदा को अब इसका गला फाड़कर रोना परेशान कर रहा था। अरीबा यार बताओ तो हुआ क्या है। खुदा ने एक बार फिर से इसके पास बैठकर इससे रोने की वजह पूछी। भाई, आपने भाभी को कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया? वो जो बेचारी बाहर बैठी बेदर्दी से रो रही है। माविया ने परेशान होते ही यजदान से पूछा, जबकि इन सबके एक वाहिद शख्स असफन था जो रिलैक्स खड़ा था। अरीबा का बार बार यजदान की तरफ देखना और फिर किसी के पूछने पर तेज आवाज में रोना इसे ये समझा गया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस इन दोनों के बीच कोई मामूली सा झगड़ा हुआ होगा। पीछे हटो तुम, सब मैं खुद ही पूछता हूँ अरीबा से क्या हुआ है। वो इसे और माविया को घूरते से साइड पर करता खुद अरीबा की तरफ बढ़ा था। क्या हुआ है स्वीटी, मामा की याद आ रही है जो ऐसे रो रही हो। इज़ा ने इसके पास बैठकर प्यार से पूछा। स्वीटी, यजदान के मुंह से अरीबा के लिए स्वीटी लफ्ज सुनकर इन तीनों के मुंह खुले एक साथ स्वीटी लफ्ज दोहराया था, जिस पर यजदान ने इन तीनों को घूरा और फिर से अरीबा की तरफ मतवज्जो हुआ। बताओ स्वीटी, लक्ष्मी आंटी की याद आ रही है तो हम चलते हैं ना इनकी तरफ। यजदान ने प्यार से इसे बहलाया। नहीं, मुझे मम्मा की याद नहीं आ रही, इसने रोते हुए ही बताया। तो फिर क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। अब की बार यजान के लहजे में पहले वाली नरमी नहीं थी। वो इसके बगैर वजह बताए रोने से आजिज आ चुका था, इसलिए अब थोड़ा गुस्से से पूछ रहा था, जिससे अरीबा के रोने में और शिद्दत आ गई। पीछे हटे आप सब। वो यजदान को पीछे करती फिर से हुदा के गले लगकर रोने लगी। यजदान, तुमने भाभी को रातों रात ऐसा क्या कहती है जो बेचारी सुबह सुबह ही बहुत रोई जा रही है। असल ने इशारे से यजदान को देखते हुए पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारी भाभी को, वो जो गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। यजदान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। मतलब कुछ तो कहा है। वो अब्बी से छेड़ने से बाज नहीं आया था। अच्छा यार, ये बात बताओ तो सही, हुआ क्या है। अब तुम ऐसे रो रो कर मुझे परेशान कर रही हो। वो असफन यजदान को की बहस को इग्नोर किए इससे पूछने लगी। वो ना, तुम्हारे भाई ने ना। वो यजदान की तरफ देखकर फिर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी और अपने अल्फाज अधूरे ही छोड़ चुकी थी। उफ यार, एक बार मेरा दिमाग घूम रहा है, बताओ तो सही भाई ने आखिर किया क्या है। अब की बार हुदा ने झंझुला कर इससे पूछा। आज तक हम दोनों ने लोगों को घुमाया है और आज हमारी भाभी हमें घुमा रही है। मावी अपने सर में हाथ मारते हुए बोला। अरे बा, अब तुम बता रही हो भाई ने क्या किया है, या मैं रिश्मा आंटी को कॉल करके बुलाऊं। खुदा ने इसे धमकी दी। तुम्हारे भाई ने रात मेरे साथ चीप हरकतें की है भा।
वो बताकर फिर से रोने लगी। व्हाट? यस्तान सोफे से उछलकर खड़ा हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? यस्तान ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर घूर कर पूछा। मैं आपकी इन घूरियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं सबको बताऊंगी रात आपने मेरे साथ कितनी चीप हरकतें की हैं। वो इससे अपना बाजू छुड़वाकर धमकी देने लगी। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम इन सबको हमारे रूम में होने वाली प्राइवेट बातें बताओगी? यस्तान दबी दबी सी आवाज में चिल्लाया। जब आपको करते हुए शर्म नहीं है तो मुझे बताते हुए क्यों शर्म आएगी? वो दुबदुब जवाब देने लगी। मैंने जो कुछ भी किया था अपनी बीवी के साथ किया था, किसी बाहर वाली के साथ नहीं। वो इसे समझाने लगा। कल तक तो मैं कार चोर थी, आपकी दुश्मन थी। आज जब खुद पर बात बनने आई तो बीवी बन गई। मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। उसे लगा था वो बस इसे बहला रहा है। तुम रूम में चलो, हम वहां जाके बात करते हैं। यसानी से बाजू से पकड़े कमरे की तरफ ले जाने लगा। छोड़े मुझे, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे नहीं जाना आपके साथ। रूम में वहां जाकर आप फिर से चीप हरकतें करते हैं। और वह अपने आप को यजदान से बचाने के लिए रास्ते में खड़ी हुदा का बाजू थाम गई। छोड़ो हुदा का हाथ और चलो मेरे साथ। वो आगे बढ़कर हुदा का बाजू इससे छुड़वाने लगा। तभी वो नीचे झुककर इसके हाथ पर काट गई। आ, जंगली बिल्ली, ये क्या किया? जल्दी से अपना हाथ पीछे करते हुए गुस्से में बोला। तुम्हें सबको बताना है ना, तो चलो बताओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी बेशर्म हो। किसान ने इसे जिद पर देकर कहा। अच्छा यार, अब बता भी दो, हुआ क्या है? अब तो खुदा इससे बिल्कुल आजिज आ चुकी थी। तुमने जो जो मुझे चाकू दिया था ना, वो भी मुझे तुम्हारे जल्लाद भाई से बचा नहीं पाया। वो इसे बताकर एक बार फिर से रोने लगी। क्या कह रही हो? भाई ने तुम्हें इस चाकू के साथ मारने की कोशिश तरी की? खुदा ने इसके कान के पास झुककर इसे पूछा। इससे भी बड़ा काम किया है तुम्हारे भाई ने, वो अपने आप से साफ करते हुए बोली। क्या कह रही हो? भाई ने कहीं तुम्हें काट तो नहीं डाला? खुदा ने परेशान होते हुए वो सर, जिस पर अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, कहाँ काटा है, दिखाओ मुझे, मैं अभी भाई की क्लास लेती हूँ। खुदा ने इसके बाजू वगैरह चेक करते हुए पूछा। यहाँ तो कहीं भी नहीं कटने हुए का निशान नहीं है, फिर कहाँ काटा है? इसने सवालिया नजर से अरीबा की तरफ देखा, जिस पर वह उंगली अपने होठों की तरफ ले गई। इसका इशारा समझकर खुदा शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा गई। जज़दान ने भी इन तीनों के सामने शर्मिंदा होते हुए अपना माथा पीटा और इससे पहले वो रात वाली सारी दास्तानें सुना लाती से जबरदस्ती कंधे हुए डाले कमरे में ले गया। पीछे से इन तीनों का छत फाड़ कहका गूंजा। इतने सालों बाद मेरे दोस्त को पसंद आया भी तो एक अजीबोगरीब पटाखा। असफान हंसते हुए बोला। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, अजीबोगरीब आप खुद होंगे। खुदा ने मुंह बनाकर इसे जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। लगता है खुदा से इंसल्ट करवाए बगैर आपको खाना हजम नहीं होता असफंद भाई। माविया ने इसका मजाक उड़ाया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गया, कहीं असफंद इसकी छतरोली ना कर डाले। मेरी दोस्त अजीबो गरीब नहीं है भाई, बड़ी दोस्त की सगी। असफंद ने इसकी नकल उतारी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म निकली। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारी प्राइवेट बातों को बाहर शेयर करते हुए। रसला ने इसे बेड पर पटकते हुए पूछा। जब आपको करते हुए नहीं आई तो मुझे बताते हुए क्यों आती? उठकर बैठते हुए बोली। हद है यार तुम्हें, कुछ समझ आना मतलब अपने बहू पर कुल्हाड़ी मारना। अब जाओ भाई, दिखने सब हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, हैंडल करो तुम सब इन सबको। वो हथियार डालते हुए अपनी जरूरी फाइल्स और गाड़ी की कीज खोलता बाहर चला गया। बाहर निकलते वक्त भी इसे पीछे से असफंद का कहका सुनाई दिया। चल यार, ये तक गया ऑफिस, अब तू भी निकल इधर से और जा अपनी ड्यूटी पर। आखिर कब तक ससुराल में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? वो भी मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और बाहर चला गया। अब पीछे घर में 3 नमूने ही मौजूद थे जो फिलहाल अपने अपने कमरों में थे। खुदाई, यहाँ क्या पागलों की तरह पड़ी हुई हो? चल, थोड़ा भाभी को ही तंग कर ले। वो बड़बड़ाते हुए हुदा के कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते में दिमाग में कोई आइडिया आया तो जल्दी से माविया के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भाभी को तो तंग करूंगी ही साहब, भाई को भी कर दूं। काफी दिन हो गए हैं, वैसे भी कुछ नहीं किया। हेलो माय डियर भाभी और भाई की स्वीटी, क्या हो रहा है? वो इसके कमरे में जाते हुए धड़ाम से इसके बराबर में बैठते हुए बोली। वो जो यजान की बातों के बारे में सोच रही थी, हुदा की अचानक आमद पर अपनी जगह से उछलकर खड़ी हुई। तुम यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हो? इसने घूरा और अरीबा से पूछा। इसके घूर कर देखने पर हुदा ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। फिर अचानक से दोनों का छत फाड़ कहका कमरे में गूंजा, क्योंकि थोड़ी देर पहले होने वाले कारनामे में दोनों की मिली जुली भगत थी।
ये प्लान दोनों ने गाड़ी में ही बनाया था। वह शादी के अगली सुबह ही यज़दान को तंग करेंगी। हुदा अरीबा को अपने भाई के मोहब्बत के किस्से सुना चुकी थी। फिर इसके खुराफाती दिमाग में ये आइडिया आया था। सुबह की डोज तो मिल गई तुम्हारे भाई को, अब शाम की डोज का इंतजाम करते हैं। अरीबा ने चुटकी बजाते हुए इसे अपने अगले प्लान के बारे में बताया। हमारा पार्टनर किधर है? इसे तो कुछ नहीं बताया। अरीबा ने इससे माविया के बारे में पूछा। तुम टेंशन न लो, मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और अभी आते हुए रूम में बंद करके आई हूँ। इसे मुस्कुराते हुए अपना कारनामा बताया। चलो बेचारे को जाकर खोलते हैं, अंदर डर रहा होगा। हमें शाम के प्लान के बारे में इसके साथ भी चाहिए होगा। अरीबा ने खुद उठते हुए इसे बताया। फिर दोनों माविया के साथ कमरे में चल दी। वो तो बेचारा दरवाज़ा पीटते हुए इनसे खोलने की मिन्नतें कर रहा था। जाओ अरीबा, जाकर दरवाज़ा खोलो। खुदा ने इसे हुक्म दिया। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? इसे हुक्म समझो या मर्जी? जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। तुम मुझ पर रोम जमा रही हो मोटी औरत। अरीबा ने इसके कमर में धोखा रसीद किया। आह, जालिम, क्यों जल्लाद भाभी बन रही हो? कभी कभी ननन वाली फीलिंग तो ले लेने दिया करो। फिर कभी भी मैं भाभी वाली फीलिंग्स लिया करूंगी। वो आंख बंद करके बोली। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी फीलिंग लेने की। चलो अब माविया को बाहर निकालें। वो जो कब से दरवाज़ा पीटता छोड़कर बाहर से आती आवाज़ें सुनकर दरवाजे से कान लगाकर इन सबकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा खोलने पर वह धड़ाम से इनके कदमों में आ गिरा था। दोनों ने मुंह खोलकर अपने कदमों में गिरे माविया की तरफ देखा। जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ़ किया, खुदा ने बुजुर्गों वाली एक्टिंग करते हुए कहा और वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुझसे माफ़ी कब मांगी चुड़ैल? मुझे बंद क्यों किया था? वो तो बस ऐਵੇਂ ही आते जाते हाथ लग गया था तो बंद हो गया। वो मासूमियत से तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बोली। बस करो तुम दोनों और मेरी बात सुनो। अरीबा ने दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ठीक है बताओ, दोनों यकसबान होकर बोले। क्यों ना आज तुम्हारे भाई को मेरे हाथ की टेस्टी खाना खिलाया जाए? इसने खुश होते हुए पूछा। निकी और पूछ पूछ, दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तीनों ने किचन का रुख किया। खाना मैं बना लूंगी, तुम दोनों बस मुझे चीज़ें उठा उठा कर पकड़ाते जाओ। वो फिर से चिकन निकालते हुए इन दोनों से मुखातिब हुई। तीनों 2 घंटे लगाकर खाना बना चुके थे। अब फ्रेश होने अपने अपने कमरे में गए थे। यार हुदा, कब आएंगे तुम्हारे भाई? इसने अपने साथ सीढ़ियों से उतरती हुदा से पूछा। अहम, तुम्हें भाई की चीप हरकतें तो याद नहीं आ रही? इसने अरीबा के कंधे पर कंधा मारते हुए पूछा। शट अप यार, तुम भी ना। इसने हुदा को एक घुरी से नवाजा। लो आगे तुम्हारे सैया जी। हुदा ने बाहर से आते ही यजदान की गाड़ी का हॉर्न सुनते हुए से बताया। चलो हम भी जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करते हैं, तब तक वो फ्रेश होकर आ जाएंगे। किचन में जाते ही इसका सामना यजदान से हुआ था, जिसने इन दोनों को देखकर स्माइल पास की थी। वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? इसने खुश दिली से पूछा था। बहुत कुछ बना है भाई, अब बस जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए। खुदा ने मुस्कुराते हुए इसे बताया तो वो एक नज़र मुंह बनाए खड़ी अरीबा को देखकर ऊपर कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सब कुछ सेट था। माविया किधर है? इसे इसे वहां पर माविया को मौजूद ना पाकर पूछा। वो देखिए भाई आ गया। बंदर उछलते हुए इसे भागता आते देखकर खुदा ने यजदान को बताया। चलो सब आ गए हैं तो क्यों ना खाना शुरू किया जाए। यजदान ने जूस का सिप लेते ही इन्हें बताया। लेकिन ये क्या, जूस में मीठा होने के बजाय नमकीन था? ये जूस किसने बनाया है, इतना नमकीन? यजदान ने जूस का गिलास वापस रखते हुए इससे पूछा और पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगाया, जो जूस की तरह ही नमकीन था। इसके बाद यजदान ने जिस जिस चीज़ को टेस्ट किया सब में बहुत ज़्यादा नमक था, जैसे जानबूझकर सब चीज़ों में नमक डाला गया हो। वो कुर्सी पीछे धकेलता चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही शरारत कर डाली है। भाई सुबह से ऑफिस गए हुए थे, अब थक हार कर वापस आए तो ऐसा खाना। पता नहीं इन्हें सब कितनी भूख लगी होगी। यजदान को ऐसे उठता देखकर जल्दी से खुदा ने को शर्मिंदगी ने आन घेरा। मुझे भी यही लगता है। अरे भाई शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। इन सब में वाहिद माविया था जो सुकून से बैठा हुआ था। जाओ अरीबा, ठीक वाला खाना ले जाओ भाई के लिए। खुदा ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा तो वो लेकर कमरे में चली गई। पीछे से वो दोनों भी सुकून से खाना खाने लगे। पता नहीं वो खुद कैसा रिएक्ट करेंगे। ये ना हो खाने वाली ट्रे ही पकड़ के मेरे सर पर उलट दे। खाना ऊपर ले जाते हुए इसके रिएक्शन के बारे में सोचकर डरने लगी। धूप में तो वैसे भी इंसान का दिमाग घूम ही जाता है, कहीं वो घूम कर मेरा गला ही ना दबा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी सोचने लगी। रिलैक्स रीबा, तुम बहुत ब्रेव हो। तुम थोड़ी ना डरती हो इस जल्लाद खड़ूस से। अगर वो तुम्हें मारने लगे तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। फिर तुम्हारी चीखें सुनकर हुदा माविया भी भागे आएंगे और तुम बच जाओगी। वाह रीबा, क्या दिमाग पाया है तुमने। कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं तुम्हारे इस इंटेलिजेंट दिमाग में।
वो खुद से ही प्लान बनाकर खुद ही को दाद देने लगी। फिर अल्लाह का नाम लेकर रूम का दरवाज़ा ओपन करके रूम के अंदर दाखिल हो गई। सुने जी, आप सो गए हैं क्या? आपके लिए खाना लाई हूँ। वो इसे बाजू आंखों पर रखे बेड पर लेटे देकर प्यार से बोली कि शायद ऐसे ही इसकी जान बच जाए। क्यों आई हो यहाँ? हनूज वैसे ही लेटे हुए जवाब दिया गया। वो आपने खाना नहीं खाया तो सोचा आपके लिए खाना ले जाऊं। न जाने कब से भूखे होंगे आप, कुछ खाया भी नहीं होगा। वो अब भी अपनी जान बचाने के लिए मुस्के लगाने से बाज ना आई। मेरे लिए खाना लेकर आई हो? इधर ला के दो। वो वहां खड़ी क्या कर रही हो? इतनी दूर से तो मैं खाना खाने से रहा। वो आगे से बाजू उठाकर उठकर बैठ गए, इसे दूर खड़े देखकर बोला। वो ये सांची, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था। मुझे क्या पता था आपको बुरा लग जाएगा। वो आप सीरियस ही ले लेंगे। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए इसके पास जाकर बोली। इसके चेहरे पर तारी मासूमियत और इसके इतने प्यार से बुलाने पर यजान अश अश कर उठा। वो अच्छी तरह जानता था रिबा ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के खलासी के लिए कर रही है। यजान का इरादा बिल्कुल भी इसे बख्शने का नहीं था। लेकिन जब मेरे मुंह का टेस्ट खराब हुआ उसका क्या? अनुज संजीदगी से पूछा गया। आप ये टेस्टी खीर खा लीजिए, इससे आपके चेहरे का टेस्ट ठीक हो जाएगा। इसे बाकी की ट्रे साइड दराज पर रखते हुए खीर का बाउल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वह पकड़कर साइड पर रख चुका था। नहीं, अब इस खीर से मेरे मुंह का टेस्ट ठीक नहीं होगा। जिससे मेरे मुंह का टेस्ट खराब किया है वही मेरे मुंह का टेस्ट ठीक करेगी। इरफान ने इसके बाजू से पकड़ के खींचा, जो इससे खींचने की वजह से सीधा इसकी गोद में आ गिरी थी। आप फिर से इन चोरी हरकतों पर उतर आए हैं। वो इसे खुद के इतना करीब देखकर इसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। वो इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही जल्दी से इसकी गोद से उठकर खड़ी हुई। जब तक तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगी, मैं अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। वो भी इसी के मुकाबिल खड़े होते हुए बोला। देखें, शरारत और छिछोरेपन में बहुत फर्क होता है। आप भी शरारतें कर लिया करें, लेकिन ये छिछोरी हरकतें ना किया करें। वो इसे 2 कदम फासला बढ़ाते हुए बोली। नहीं स्वीटी, ऐसे गुजारा नहीं होगा। अगर दोनों ही शरारती बन गए तो एक शरारती और एक छिछोरा ठीक है। वही से एक आंख दबाकर एक ही जस्ट में इस तक पहुंचा था। वो इसे कमर से थामे अपनी तरफ खींच चुका था। ऐसे ऐसे कैसे नहीं गुजारा होगा? चाहे हम दोनों मियाँ बीवी शरारती होंगे तो मिलकर लोगों का जीना हराम करेंगे। इसने एक बार फिर से इसे मनाना चाहा। इसके जुबानी अंदाज को देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मैं बाहर देख कर आती हूँ। वो एक बार फिर से इसकी गिरफ्त से निकलते हुए बोली। हुदा और माविया को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। इसने बचने के लिए बहाना बनाया। स्वीटी, इस वक्त किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शौहर को। इसलिए अब चुपचाप खड़ी रहो, बहाने बनाने बंद करो। जो मेरे मुंह का टेस्ट खराब किया है इसे ठीक करो। तुमने ही तो मेरे मुंह का टेस्ट खराब किया है, तब तुम ही मेरे मुंह का टेस्ट ठीक करोगी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसे कमर से थामकर अपनी तरफ खींच चुका था। क्या कर रहे हैं आप? वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद इससे छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। जिस कदर सख्ती से यजाने से पकड़ रखा था, इसका इस शिकंजे से निकल पाना बहुत मुश्किल था। अब ये चिड़िया की तरह फड़फड़ाना बंद करो और मुझे मेरा काम सुकून से करने दो। और मैं इसमें मुदाखलत करना यजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए इसे धमकी देना ना भूला। वो हाथों के प्यालों में इसका हाथ थामे पूरी शिद्दत से इसके होंठों पर झुका और अपनी सांसें इसकी सांसों में उंडेलने लगा। देखिए, अब जाने दे मुझे। मैं तो कड़वी बातें करती हूँ ना, तो फिर ऐसे कैसे आप मेरे मुंह का टेस्ट ठीक कर सकती हूँ? बल्कि मेरी वजह से आपके मुंह का टेस्ट और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। वो एक बार फिर से बचने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। नहीं स्वीटी, बस तुम्हारी जुबान ही कड़वी है। ये होंठ तो बहुत रसीले हैं। इसे मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर से इसके होंठों पर झुका। वो यूं ही इसके होंठों को कैद में लिए इसे पकड़कर बेड तक लाया और फिर इसके होंठों को आज़ादी बख्शने इसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करते वापस बेड की तरफ आया और फिर से अपनी शर्ट उतार कर उछालता इस पर झुका था। वो इसके गर्दन पर अपनी दाढ़ी रगड़ने लगा। ये क्या बदतमीजी है यजान? वो उसे एक बार फिर से बहकता देखकर चिल्लाई थी, लेकिन दूसरी तरफ मंजूर यजान इसके चिल्लाने का बिल्कुल भी असर नहीं लेना, बल्कि अपने काम में मगन रहा। वो इसकी मज़ाहमतों और चिल्लाने के लिए इग्नोर करती कि इसे खुद पे कैद किए इस पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ने लगा। खिला दिया भाई को खाना? इसे नीचे आता देखकर लाउंज में बैठी खुदा ने पूछा। जैसे ही यजान ने इसे ज़्यादा बख्शी थी, वह जल्दी से फ्रेश होकर नीचे भागी थी। अभी से यजान के साथ एक ही कमरे में रहना किसी खतरे से खाली नहीं लगता था। खा लिया बहुत अच्छे से खाना।
इसे दांत पीसते हुए जवाब दिया। जैसे भी यजान इसके दांतों के नीचे आ जाएगा और वह इसे कच्चा चबा जाएगी। दैट्स गुड। अब आगे क्या क्या प्लान है? खुदा ने इसे खामोश बैठे देखकर पूछा। मेरा अब आगे का कोई प्लान नहीं है। मेरा तो ब्याह हो गया है। अब तुम कवारी हो। तुम करो आगे की प्लानिंग। तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? वो शरारत से बोली तो हुदा ने इसे घूरा। हाँ भाई, कौन सी प्लानिंग के बारे में बात हो रही है? असफर ने लाउंज में आते इनकी प्लानिंग लफ्ज सुनकर लिया था, इसीलिए पूछा। आपको सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं है? हनुज टीवी पर नजर जमाए जवाब दिया गया। तुम सबसे प्यार से बात करती हो, फिर मुझसे क्यों टेढ़े मुंह बनाती हो? असफर ने इसकी वजह दरियाफ्त की। पता नहीं, यकलफ्जी जवाब दिया गया। अरे असद भाई छोड़ो इसे, मैं बताती हूँ हम कौन सी प्लानिंग कर रहे थे। अरीबा इन दोनों को बहस के दरमियान बोली थी। बताओ। वो हुदा को इग्नोर किया अरीबा की तरफ मतवज्जा हुआ। यजान और माविया भी इनके पास आकर बैठ चुके थे। वो ना, हम हुदा की शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। इसने हनुज असफन के चेहरे की नजरें टिकाए बताया। बस लड़के बारे में बात कर रहे थे कि इसे कैसा लड़का चाहिए। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त किए हुए बोली। असफन के चेहरे के फेस के एक्सप्रेशन इसे बहुत मजा दे रहे थे, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही थी वो सबको इग्नोर किए टॉम एंड जेरी देखने में मसरूफ थी। इसकी बात सुनकर असफन के चेहरे का रंग फक हुआ था, जिसे वहां बैठे तीनों लोगों ने नोट किया था। माशाल्लाह, अब से हुदा बड़ी हो गई है। इसका कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना हुदा की शादी कर दी जाए। लेकिन भाभी, वो भी छोटी है, इसका कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ, इतनी भी क्या जल्दी है? वो जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए बोला। अरे कोई छोटी नहीं है, माशाल्लाह 18 की हो गई है, और यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। लेकिन भाभी, शादी के लिए एक अदद लड़का होना भी जरूरी है। आजकल कहाँ इतने अच्छे रिश्ते मिलते हैं, और वैसे भी आप इतनी जल्दी अच्छा लड़का कैसे ढूंढेंगी? इसने एक बार फिर से इसे समझाना चाहा। वो तुम टेंशन ना लो, वो मेरी नजर में एक है। एक बार बस बात चलाने की देर है, वो लोग झट से मान जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर हम इसे घर जमाई बनाने का कहें तो वो बन भी जाएगा। हमारी हुदा शादी के बाद इसी घर में रह जाएगी। यजान जी, आप परेशान रहते हैं ना, इनकी बहन इन्हें छोड़कर जाएगी, ऐसे इनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वो बता तो ऐसे रही थी जैसे यजान ने इसे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बता रखा हो। जैसे जैसे अरीबा इसे बता रही थी, इसे अपना दिल मुट्ठी में जकड़ता हुआ महसूस हुआ। लेकिन भाभी, आपको ऐसा लड़का तलाशना चाहिए जो खुदा को वैसे ही अपनी जिंदगी में कबूल करे जैसी वो है। इसकी शरारतों को हंसकर सहे, इसके बचपने में इसका साथ दे। इसे कोई गलती हो जाए तो इसे डांटने के बजाय समझाए। इसने एक बार फिर से अरीबा को समझाने की कोशिश की। इन सब में यज़ान और माविया खामोशी से बैठे हुए थे और असवद की टांग खिंचाई को खूब इंजॉय कर रहे थे। आप टेंशन न लें असवद भाई, वो हमारी हुदा को शहजादियों की तरह रखेगा, इससे बहुत मोहब्बत करेगा। मैं तो कहती हूँ हम आज ही लड़के वालों को बुला लें। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ हुदा से, और मैं भी इसे शहजादियों की तरह रखूंगा। अरीबा का हाथ मोबाइल की तरफ जाता देखकर वो जल्दी से इकरार कर गया। आगे उन पहाड़ के नीचे। इसके इकरार करने की देर थी, लाउंज में अरीबा का फलक शाप कहका गूंजा। असफन भाई, आप तो बड़े ही बेसब्रे निकले, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। ये सब ड्रामा मैंने आपके मुझसे सच लगवाने के लिए किया था। मैं अपने निकाह वाले दिन ही समझ गई थी आप उधर से मोहब्बत करते हैं। भाभी जी, आप मेरे ऊंट जैसे दोस्त का पहाड़ के नीचे ले आई, फिर मैं कौन से खेत की मूली हूँ? इससे भी हिसाब बराबर किया। इन समय वाहिद यजदान था जो अब काफी सीरियस सा बैठा हुआ था। असफन के इशारा करने पर अलीबा ने यजदान की तरफ देखा, जो किसी गहरी ही सोच में गुम था। क्या हुआ, आप होश नहीं है? अरीबा ने इसे खामोश बैठे देखकर पूछा। वो चुपचाप वहां से उठकर लाउंज से बाहर निकल गया, जब अरीबा ने जल्दी से भागकर इसे बाजू से थामा। अरे आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? जवाब तो दिन लड़के वाले बेचारे बैठे इंतजार कर रहे हैं। तुम टेंशन ना लो, मैं मीठा लेने जा रहा हूँ। स्वीटी, इस खुशी के मौके पर मीठा भी तो होना चाहिए ना। मतलब आप खुश हैं? ऐसा खुश होते हुए पूछा। हाँ मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। असमान से ज्यादा अच्छा लड़का मेरी हुदा के लिए कोई नहीं हो सकता। उसके माथे पर बोसा देता किचन में चला गया, जबकि वो पीछे इसके कोसने के अलावा कुछ ना कर सकी, जो लोगों के सामने भी अपनी चोरी हरकतों से बाज नहीं आता था। बहुत बहुत मुबारक हो दामाद जी, आपके दोस्त भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं। बस किचन में कुछ मीठा लेने गए हैं। इसे वहां आकर असवन के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखकर इसे बताया। खुदा, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है तो तुम बिला झिझक हमें बता सकती हो। तुम्हारी मर्जी और खुशी के बगैर हमारे लिए ज्यादा अहम है। लेकिन असवन से ज्यादा बढ़कर अच्छा हम सफर तुम्हारे लिए कोई साबित नहीं हो सकता। हाँ हुदा बच्चा, तुम अपनी रजामंदी हमें बता सकती हो। हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे से आते असफर ने भी इसे इसकी रजामंदी के बारे में पूछा। नहीं भाई, मेरी खुशियों के बारे में आपसे और अरीबा से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। मैं खुद भी नहीं। आप दोनों मेरी जिंदगी का जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। लेकिन असफर ने इसे रोककर कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद भी नहीं। आप दोनों मेरी जिंदगी का जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। लेकिन असफर ने इसे रोककर कहा। नहीं भाई, मेरी खुशियों के बारे में आपसे और अरीबा से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता।
इसकी बात सुनकर असफन और रीबा के चेहरे पर मान भरी मुस्कुराहट छाई थी। इनकी बहन ने इनका मान रखा था। तुम क्यों इतने चुपचाप बैठे हो? असफन सबको खीर खिलाते जब माविया की तरफ बढ़ा तो इसे खामोश बैठा देखकर पूछा, तो अभी क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है? निसार ने इसे इसकी खामोशी की वजह पूछी। मैं कुछ सोच रहा था और एक चीज मुझे बड़ी परेशान कर रही है। इसने होंठों पर उंगली जमाए सोचने वाले अंदाज में जवाब दिया। क्या चीज परेशान कर रही है तुम्हें? निसार ने परेशानी से पूछा। यही कि ये चुड़ैल अब सारी जिंदगी शादी के बाद भी यहीं रहकर हमारे सीने पर मूंग दलेगी। वो बताते साथ ही उठकर भागा था क्योंकि हुदा का जूता की तरफ हाथ जाता देख चुका था। रुको मनहूस इंसान, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। वो जूता लेकर माविया के पीछे पीछे भाग रही थी, जबकि माविया अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी के पीछे छुपता तो कभी किसी के पीछे छुपता। आह, साली औरत, ये क्या किया? असवन ने अपना कंधा सहलाते हुए इससे पूछा। माविया जो छुपने के चक्कर में असवन के पीछे जा खड़ा हुआ था, खुदा ने इसी वक्त जूता फेंककर इसका निशाना लिया था और इसके सामने खड़े असवन के कंधे पर लगा था। थैंक यू असवन भाई, आज आपने भाई होने का हक अदा कर दिया, बल्कि एक जालिम औरत से मुझे मासूम की जान बचा ली। एक पुलिस ऑफिसर का काम भी खूबी अंजाम दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत तरक्की करेंगे आप। इसने कंधा हिलाते हुए असवन को पीछे से ही हक लेते हुए कहा। मुझे जाहिल इंसान, ये क्या कर रहे हो? मुझे लड़कियों की तरह क्यों चिपक रहा है? असवन ने इसे खुद से दूर किया। गलती आपकी है जो अब हमारे झगड़े के बीच आए हैं। आपको पता भी था कभी भी हवाई फायरिंग हो सकती है, इसलिए आपको पीछे हट जाना चाहिए था। इसने असवन की तरफ देखे बगैर शर्मिंदगी के जवाब दिया। इसकी बात सुनकर बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, जबकि बेचारा अपना सब मुंह लेकर बैठ गया। ठा हॉल में ठा के साथ माविया की चीख भी गूंजी थी, क्योंकि इस अब की बार इसके कमर का निशाना किसी और ने नहीं बल्कि यज़दान ने लिया था, जो बिल्कुल भी चौंका नहीं था। सीधा जाकर ठा के साथ इसकी कमर पे लगा था। याहू, मजा आ गया। लो भैया। वो खुश होते हुए यज़दान के गले लगी थी, क्योंकि इसके भाई ने इसका बदला जो ले लिया था। दोबारा कभी मजाक में भी ऐसी बात ना करना। ये यहीं रहेगी, हमारे सीने पर मूंग दलेगी। मेरे बच्चे की वजह से हमारे घर में रौनक है, बरकत है। यज़दान ने इसे वार्न किया था। हाँ तो ये बात इसे भी समझाई जा सकती है, मारना थोड़ी जरूरी है। इसने नाराजगी से जवाब दिया। अगर अभी हुदा का बदला पूरा ना होता तो ये जरूर फिर कोई ना कोई प्लानिंग बनाती और तुमसे अपना बदला लेती। इसलिए मैंने बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया, ताकि अब तुम लोग कोई शरारत ना करो। हमारी हुदा ने दामाद जी की सेवा तो अच्छे से कर दी है, अब किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है दामाद जी। रेबा ने मुस्कुराते हुए असद की टांग खिंचाई की। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।